नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो प्रश्नावली विधि के ऊपर आधारित है। और अगर मैं विधि की बात करूं, यानी कि शिक्षण विधियों की बात करूं या शिक्षण में जो विधियाँ प्रयोग होती हैं उनके बारे में बात करूँ, तो ऐसा टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें विधि ना आती हो या विधियाँ ना आती हों। शिक्षण की जो विधियाँ हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रीट का एग्ज़ाम है, रीट का एग्ज़ाम का मतलब है कि राजस्थान के अंदर जो शिक्षक की भर्तियाँ होती हैं वो वर्तमान में 31,000 टीचर वैकेंसी निकली हुई हैं जो रीट के माध्यम से भरी जाएंगी। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और इन पाँचों सब्जेक्ट में शिक्षण विधियाँ होती हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा पोर्शन, लगभग आप ये मान के चलिए कि कम से कम 20 नंबर के जो प्रश्न हैं वो शिक्षण विधियों के ऊपर आधारित होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उसी टॉपिक को आज हम लोग कराएंगे। और जितनी भी शिक्षण विधियां हैं, मेरे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, शिक्षण विधियां। इस पे आप जाइए, यहाँ पे आपको सारी विधियां मिल जाएंगी। अभी पीछे जो है मैंने आपको साक्षात्कार विधि के बारे में बताया था, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, वो क्लास नहीं देखा है, देखिए वो जाके शिक्षण विधियाँ जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकता है। और मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का 100% रिजल्ट देता है गौतम सीटेट क्लासेस चैनल। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, तो जो नोटिफिकेशन बेल है उसको कर दीजिए पुश ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जब क्लास छूटती है तो बहुत कुछ छूटता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात शुरू करते हैं। आज की क्लास देखते हैं प्रश्नावली विधि, यानी कि क्वेश्चन आर मेथड। यह विधि शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रमुख विधि है। अब प्रमुख विधि का मतलब ये है कि इस विधि का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो चीज़ प्रमुख होती है, आपने देखा भी हो, घर में जो ज़्यादा प्रमुख बनता है उसी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही इस विधि का भी सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इस विधि में प्रश्नों की एक लंबी सूची तैयार की जाती है। समस्या से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेषण करके परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि कोई भी समस्या, सपोज करो आप क्लास में कोई बच्चा है और वो बच्चा झूठ बोलता है ना, या चोरी करता है, या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं आ रही है, उसका जो निष्पादन है वो नीचे दर्जे का है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण जानने के लिए आप प्रश्नावली विधि को अपना सकते हैं। जैसे मान लो बच्चा झूठ बोल रहा है, तो आप उसी आधार पे क्वेश्चन बनाएं जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि क्या कारण है जिससे कि बच्चा झूठ बोल रहा है। और जब वो उसके आंसर देगा तो उसका विश्लेषण करके आप ये जान पाएंगे कि भाई इस वजह से ये बच्चा झूठ बोलता है। तो जब आपको पता चल जाएगा, जब आप निदान कर लेंगे, तो फिर आप उपचार भी कर सकते हैं। उत्तरों के विश्लेषण के आधार पर छात्रों की आदत, अभिरुचि, मनोवृत्तियाँ आदि का पता लगाया, यानी कि बच्चे की आदतें क्या हैं, उसका एटीट्यूड क्या है, मनोवृत्ति क्या है और एप्टीट्यूड क्या है, सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। बस आपने प्रश्न समस्या से संबंधित रखे हों। अच्छा, ये जो प्रश्नावलियाँ होती हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है अप्रतिबंधित और एक होता है प्रतिबंधित। अप्रतिबंधित का मतलब है ओपन क्वेश्चन आर, यानी कि यहाँ पे जो आप आंसर देंगे वो कैसे आंसर होंगे, ओपन होंगे, इस पर कोई मतलब बंदिश नहीं होगी। और जो प्रतिबंधित हैं उन पर क्या होगा, वो क्लोज्ड होते हैं, उन पर बंदिश लगी हुई होती है कि भाई आपको यही आंसर देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते हैं। तो इनको चलो थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। अप्रतिबंधित यानी कि क्लोज्ड, सॉरी ओपन प्रश्नावली। अब ओपन प्रश्नावली जैसा कि नाम से ही पता है, ओपन, सब कुछ ओपन है, इसमें कोई प्रतिबंध है ही नहीं। यह प्रश्नावली वह है जिसमें सूचनादाता, यानी कि जो सूचना दे रहा है, जो प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, वह खुलकर उत्तर दे सकता है। और जो ओपन प्रश्नावली होती है, जो आपका क्वेश्चन आर होता है, ये पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि इसमें बच्चा अपने मन की बात कह पाता है। जैसे आपने पूछा आपको विद्यालय में क्या अच्छा लगता है, तो वो बता देगा जी मुझे मेरा दोस्त अच्छा लगता है, मुझे फ़लाना टीचर अच्छा लगता है, मुझे फ़लानी क्लास अच्छी लगती है, मुझे कंप्यूटर का कमरा अच्छा लगता है। तो वो कुछ भी बता सकता है अपनी मर्ज़ी से। आपको खाने में क्या क्या पसंद है और क्यों, बच्चा बता सकता है कि मुझे मीठा पसंद है, खट्टा पसंद है, आलू पसंद है, गोभी पसंद है, क्या भी पसंद है, उसका वो कारण भी बता सकता है। छात्र अनुशासनहीनता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अब इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। भाई क्लासरूम में टीचर ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, या वहाँ का जो मेंटेनेंस है वो अच्छा नहीं है। तो यानी कि जो भी उसके मन में आएगा या जो कारण होंगे वो उसको इसमें बताएगा, इसमें कोई बंदिश नहीं होती है। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं प्रतिबंधित प्रश्नावली की, तो इसमें क्या होगा, इस प्रश्नावली में उत्तरदाता के उत्तर पर प्रतिबंध होता है, उसे केवल चुने हुए उत्तरों में से ही उत्तर देना होता है। इसका मतलब क्या है, इसको भी समझ लेते हैं हम अभी फ़िलहाल।
इसका मतलब ये है कि चुने हुए उत्तरों का प्रश्न, जैसे आपने कहा आपको कौन सा फल पसंद है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, आम और सेब। अब इनमें से ही एक उत्तर देना पड़ेगा। मान लो आपको संतरा पसंद है और संतरा आपके ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर इसको तो आप नहीं दे सकते। इनमें से देख लो भाई, जो ज़्यादा पसंद है उसका आंसर दे दो। इसका मतलब यहाँ प्रतिबंध लग गया। आप किससे डरते हैं, सांप से, अंधेरे से या शिक्षक से? अब भाई जिससे बच्चा डरता है इन तीनों में से हो सकता है वो इन किसी से ना डरता हो, मम्मी से डरता हो, लेकिन मम्मी तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो जो ऑप्शन में होगा उसी का आंसर देना पड़ता है। पापा से डर लगता है, हाँ या नहीं, या तो हाँ बताओ या नहीं बताओ। तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें क्लोज्ड होती हैं चीज़ें, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, जबकि ओपन में आप जब अपनी मर्ज़ी से आंसर दे सकते हैं। तो भाई ये तो होते हैं दो तरह की प्रश्नावलियाँ। अब हम इसमें देख लेते हैं कि भाई प्रश्नावली का आखिर फ़ायदा क्या है, क्या गुण है प्रश्नावली विधि में जिससे कि हमें इसको अपनाना चाहिए। प्रश्नावली विधि में सरलता का गुण पाया जाता है। इसके लिए शिक्षक को किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। भाई प्रश्न बनाने हैं तो प्रश्न बनाने में तो टीचर वैसे ही एक्सपर्ट होते हैं। अब समस्या उनको बता दो बस, टीचर्स को भी फलानी समस्या है, इस पर आधारित प्रश्न बनाने हैं, तो प्रश्न बना के आपके सामने रख देंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक टाइम बचता है, समय बचता है, पैसा बचता है। इस विधि के द्वारा छात्रों के शील गुण, मनोवृत्ति, अभिरुचि, अभिक्षमता आदि का बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि एक ही प्रश्न का कौन बच्चा क्या उत्तर दे रहा है ये इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है। मान लो अभिरुचि, सपोज करो कि भाई हम बच्चे से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपको घूमना कैसा लगता है, तो एक बच्चा इसका आंसर देगा कि अच्छा लगता है, दूसरा बच्चा कहता है मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। अब जो अच्छा नहीं लगता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई उस बच्चे को घूमना अच्छा नहीं लगता, हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो, है ना, उसकी किसी और चीज़ में रुचि हो, और जिसको अच्छा लगता है हो सकता है ये घुमक्कड़ टाइप का बच्चा हो। तो इससे आप बच्चे की रुचि जान सकते हैं, उसकी मनोवृत्ति किस किस मनोवृत्ति का बच्चा है। मान लो आपने कहा आप किसी को थप्पड़ मारना कैसा लगता है अभी तुम्हें, तो एक बच्चा कहेगा सर मुझे तो बहुत बुरा लगता है, किसी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, जबकि दूसरा कहेगा सर मुझे बहुत मज़ा आता है। तो उसे मज़ा आता है इसका मतलब उसकी जो मनोवृत्ति जो उसका एटीट्यूड है उसका किस तरह का, थोड़ा वो मतलब अपराधी प्रवृत्ति का हो सकता है या और प्रवृत्ति। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चनों के माध्यम से हम जान सकते हैं। संकोची व अंतर्मुखी छात्रों के लिए विधि बहुत उपयोगी होती है। देखिए कई बार जो कुछ बच्चे होते हैं वो संकोची होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, वो बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो क्या है कि उनको प्रश्नावली बना के आप दे दीजिए, वो अपना उत्तर लिख के आपको दे देंगे, तो हम उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है इसमें ये। CWSN बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड की जरूरत होती है। CWSN यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड में, जैसे मान लो पढ़े लिखे गूंगे व बहरे हैं, अब इनका हम साक्षात्कार तो नहीं ले सकते हैं, तो इनको प्रश्नावली बंदी, जो प्रश्नावली विधि है उसके माध्यम से हम इनकी जो रुचि है, अभिरुचि है, अभिक्षमता, उसके बारे में हम जान सकते हैं। देखिए ये प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि, ये दोनों ही विधियां एक दूसरे की पूरक हैं। जो जहाँ साक्षात्कार काम ना आए वहाँ प्रश्नावली काम आ जाती है, जहाँ प्रश्नावली काम ना आए वहाँ साक्षात्कार काम आ जाता है। और साक्षात्कार आप, मैंने बताया जैसे कि आप देखना चाहते हैं तो शिक्षण विधियाँ जो चैनल पे प्लेलिस्ट है आप उसमें जाके इसके वीडियो को देख सकते हैं। कम खर्च कम समय में अधिक से अधिक इकाइयों का अध्ययन किया जा सकता है। देखिए भाई एक क्वेश्चन बना दीजिए, इसकी बहुत सारी फोटोकॉपी करवा लीजिए, 100 करा लो, 1000 करा लो, बांट दो सब में, और वो तुरंत आंसर दे के, मान लो आपने कहा भी 10 मिनट में सबको आंसर देना है, तो 10 मिनट के अंदर आप 100 लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, 1000 लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो समय भी कम लग रहा है और पैसा भी कम लग रहा है। यह विधि विश्वसनीय विधि है। विश्वसनीय विधि इसलिए कि भाई जिससे आप जानकारी चाहते हैं वही आपको उत्तर दे रहा है, वही जानकारी देख रहा है, तो एक विश्वसनीय विधि ये हो सकती है। देखिए गुण होने के साथ साथ हर चीज़ में अवगुण भी होता है, उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, तो थोड़ा सीमाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ, प्रश्नावली विधि की सीमाएं। इसका प्रयोग जनसाधारण के लिए ना होकर सिर्फ शिक्षित व्यक्तियों के लिए होता है। आप देखिए जनसाधारण का मतलब जनसाधारण के अंदर मान लो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अशिक्षित होंगे, जो पढ़ नहीं सकते। अब जब वो पढ़ नहीं सकते तो फिर वो क्वेश्चन आंसर कैसे देंगे, क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित जो लोग हैं, वो तो उनके लिए तो ये विधि काम ही नहीं आ पाएगी। बस ये तो पढ़े लिखे या जो शिक्षित लोग हैं उनको ही आंसर वही लोग आंसर कर सकते हैं, तो उनके ही काम आएगी। तो जो एक बड़ा हिस्सा है अभी भी हमारे समाज के अंदर, जैसे कि आपने देखा कि भाई अभी 100% लिटरेसी नहीं हुई हमारे यहाँ पे, तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनका विश्लेषण इस विधि के आधार पर नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी सीमा है, इसका अवगुण है। उत्तरदाता द्वारा गलत उत्तर देने की स्थिति में इस विधि की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, अगर मान लो जिससे आप आंसर ले रहे हैं और उसने आंसर सही नहीं दिया, तो फिर यही होगा कि जब वो आंसर सही नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कि इसकी जो वैधता है कि हाँ भाई इससे जो
विश्लेषण निकलेगा, जो इसका परिणाम निकलेगा वो बिल्कुल ठीक हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उत्तर ही उसने गलत दे दिया है। मान लो कोई व्यक्तिगत प्रश्न है, जैसे इसमें लिखा है, कई बार व्यक्तिगत प्रश्न होने की स्थिति में जो उत्तरदाता है वो प्रश्नावली को अधूरा ही छोड़ देगा, वो लिखेगा ही नहीं। मान लो आपने कोई व्यक्तिगत प्रश्न रख दिया, तो भाई वो नहीं बताएगा। मान लो भैया आप ड्रिंक करते हो, अब उसे पता है कि यार मेरे पापा को ना दिखा दे, तो वो नहीं लिखेगा कि मैं ड्रिंक करता हूँ या मैं सिगरेट पीता हूँ या बीड़ी पीता हूँ। कैसे लिख देगा बच्चा? नहीं लिखेगा। तो उसमें क्या होगा कि जो बच्चे की मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, जो आदतें हैं, उनके बारे में हमें सही से पता ही नहीं चलेगा। खुली प्रश्नावली में विश्लेषण करते समय शिक्षक विश्लेषक की मनोवृत्ति का परिणाम पर असर पड़ता है। यानी कि जो खुली प्रश्नावली होती है, जैसे मान लो एस्से टाइप का है कुछ, अब इस एस्से पे मान लो एक टीचर तो 10 में से 9/10 नंबर भी दे सकता है, दूसरा टीचर इसमें 8 ही देगा, तीसरा हो सकता है 7 दे, हो सकता है कोई दूसरा टीचर वो 5 दे, मान लो कोई घर से लड़के आया, घरवाली से हो सकता है वो 3 ही दे दे। तो ये जो शिक्षक होगा या जो विश्लेषक होगा, जो उसका विश्लेषण कर रहा है, उसकी मनोवृत्ति क्या है उस टाइम पे, जब वो आपके खुले प्रश्नों को जांच रहा है, उसका उस पर ज़रूर प्रभाव पड़ता है। और जब इस तरह का प्रभाव पड़ता है तो फिर दोबारा से वही बात आती है कि वैधता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि भाई जो प्रश्नावली विधि है वो कितनी वैध है। प्रश्नावली विधि में सभी उत्तर सही मिले ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, भाई आप व्यक्तिगत प्रश्न करोगे या देखो कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही प्रश्न दो अलग अलग बच्चे अलग अलग अर्थों में समझेंगे, तो उनका अलग अलग उसका आंसर देंगे, तो फिर वही प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि भाई प्रश्न तो एक था लेकिन उत्तर अलग अलग तरह के क्यों आ रहे हैं। तो ये कुछ सीमाएं हैं जो प्रश्नावली विधि में आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सीमाओं के बावजूद भी ये बहुत ही सस्ती, सुंदर, टिकाऊ और सरल विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान में उसका बहुत प्रयोग होता है। इसके अलावा और भी विधियाँ हैं। तो ये इस तरह से अगर विधियों की बात करें तो हमारा ये वीडियो जो है वो, या जो क्लास है वो कंटिन्यूड रहेगी, कंटिन्यू है, और इसमें अगली विधि जल्द ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो मित्रों, क्लास कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए चैनल को, और शेयर भी करें ताकि और बच्चों का भी भला हो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप क्लास चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी मित्रों, किसी भी प्रकार की जानकारी सीटेट, केवीएस या डीएसएसबी के बारे में, नोट्स, वीडियो वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मित्रों, मेहनत करते रहिए जब तक कि नौकरी ना लगे। मिलेंगे अगली क्लास में। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।